बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिसोर्सेज। क्या होता है? और रिसोर्सेज का मतलब लास्ट डे बताया था 4M। ठीक है, क्या क्या था 4M में? मटेरियल, मशीन, मैन, मैन पावर कह लो, और मनी। ठीक है। तुमको ऐसा नहीं लगता है क्या कि अगर हम लोग के पास मनी आ जाए तो बाकी का ये जो तीन चीज है ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा? हाँ, अगर हमारे पास मटेरियल, मशीन और मैन पावर आ जाए, लाने के लिए अगर मनी आ जाए तो बाकी का तीन प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बिजनेस में मनी का मतलब क्या होता है? कैपिटल। क्या होता है मनी का मतलब? कैपिटल। जब आप इस कैपिटल को काम पे लगाते हो, ठीक है, पूंजी को जब काम पे लगाते हो तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। क्या कहते हैं? कि आप कितना पैसा बिजनेस में लगाए। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का तरीका क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस शॉर्ट टर्म लोन प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बिजनेस में हम लोग पैसा लगाते हैं। ठीक है, आज हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन उससे पहले ये वाई मनी या फिर कैपिटल रिक्वायर्ड। क्यों बिजनेस में पैसा या फिर पूंजी बोलो जरूरत रहता है? बात सुने तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या? अगर तुम लोग को पूछेंगे तो तुम लोग बोलोगे कि भैया अगर कैपिटल नहीं रहेगा तो सामान कैसे खरीद के लाएंगे, सामान कैसे बेचेंगे। ठीक है, दुकान है तो दुकान का भाड़ा कैसे भरेंगे, यही सब काम के लिए ना पूंजी चाहिए बिजनेस में, कैपिटल। लेकिन इसको कैटेगरी किया गया है। सबसे पहले हम लोग को चाहिए होता है कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। किसके लिए चाहिए होता है कैपिटल? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब लाइक मशीन खरीदना, ठीक है, फर्नीचर खरीदना, या फिर अगर हम कोई शॉप उप ले रहे हैं रेंट पे या खरीद भी रहे हैं तो उन सबका एडवांस वगैरह देना है किसी को, हाँ या ना? अगर हम कहीं पे दुकान ले रहे हैं भाड़ा पे, ठीक है, तो रेंट 10,000 रुपए जो महीना महीना देना है, वो रेवेन्यू खर्चा हुआ। क्या हुआ? रेवेन्यू, क्योंकि महीना महीना देना। लेकिन जब उसका एडवांस देते हैं हम लोग 50,000 60,000, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझे? तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं रेवेन्यू। क्या करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो तरह का खर्च आता है। पहला ऑपरेटिंग, क्या आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या, जैसे कि मटेरियल खरीद के लाना, मजदूर लोग से काम करवाने के लिए उन लोग को लेबर, जिन लोग को वेजेस दिया जाएगा, ठीक है, रेंट पे करने के लिए, बात में तो इन सब काम के लिए जो खर्चा होता है, जो खर्च अगर ना किया जाए तो बिजनेस तुरंत क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बात में तो अगर हम बाड़ी वाले को अगर रेंट ना दे तो बाड़ी वाला अगला महीने से निकाल देगा, है ना, हो सकता है ना, निकाल सकते हैं कि नहीं? तो ये सबको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कुछ खर्चा होता है बिजनेस में, वो होता है नॉन ऑपरेटिंग। क्या होता है? कि वो बिजनेस का खर्चा तो है। आप, अच्छा, बोलो। ओ पी ई आर ए, ये आज तक हम वही लिख रहे थे, बताओ मेरा इंग्लिश कितना खराब है। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा क्या क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए, जैसे इंटरेस्ट लेना। क्या लेना? हम लोग लोन वगैरह लेंगे ना, बिजनेस करते में लोन लेते हैं, तो लोन का जो इंटरेस्ट देता है, अगर अगर इंटरेस्ट नहीं चुका रहे हैं तो वो आकर के मेरे ऊपर केस करेगा, मेरे पास से कोई सामान उठा के लेके जाएगा। मेरा बिजनेस बंद करने का पावर उसके पास नहीं है, लेकिन ये सभी खर्चा हमको देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, प्लस अगर इस ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग को तो और ध्यान से देखा जाए तो इसमें कैश और नॉन कैश खर्च भी आता है। क्या आता है? कैश और नॉन कैश। तो कैश एक्सपेंडिचर तो समझ में आ रहा है। कैश एक्सपेंडिचर के एग्जांपल क्या क्या हो गया कि भैया मशीन खरीदना, मटेरियल खरीदना, लेबर का पेमेंट करना, फर्नीचर, ये सब क्या एक तरह का कैश में ही नहीं सबको पे करेंगे, कैश से करेंगे बैंक से करेंगे, यही था समझ। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस का क्या एग्जांपल है? ऐसा हो सकता है ना कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे को लॉस हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा हो सकता है ना। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमको लॉस हो, तो जब लॉस होता है तो मेरे जेब से पैसा जाता नहीं है, मेरे जेब से पैसा सीधा सीधी जाता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम 100 रुपए का सामान खरीद कर आए थे और 80 रुपए में उसको बेच देंगे तो 20 रुपए का लॉस दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जब 20 रुपए का लॉस हुआ है तो हमको जेब से निकाल के किसी को देना पड़ेगा। ठीक, दूसरा, ऐसा हो सकता है ना कि कोई इंसान हमसे सामान खरीद के हमको पैसा नहीं दिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैड डेब्ट। क्या कहते हैं? कोई हमसे सामान खरीदा और हमको पैसा नहीं दिया तो मेरा पैसा डूब गया, बैड डेब्ट। डिप्रिशिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब सबको पता है, ये फर्नीचर हम खरीदे थे 20,000 में, अब इस साल 18,000 का हो गया, 2,000 से घटा, बस ना। तो फर्नीचर कितना में खरीदे थे? 20,000 में, तो जब इसका दाम इस साल 18,000 रुपए, तुमको क्या 2,000 रुपए किसी को निकाल के देना पड़ा? लेकिन ये सब नुकसान है, तो खर्च है, तो ये सब खर्च को सहने के लिए भी आपके पास क्या चाहिए? पैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सब खर्च को सहने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आप ये एसेट्स खरीद ही नहीं पाओगे तो इसका डिप्रिसिएशन कैसे बर्दाश्त करोगे? कोई इंसान अगर आपका पैसा डुबा गया, ठीक है, एक बार आप लोग का भी कैपेसिटी होगा, मेरा भी कैपेसिटी होगा, कोई इंसान आपका पैसा ना दे तो हो सकता है आप 50-100 रुपए तक बर्दाश्त कर सकते हो सकता है हम 500-600 रुपए बर्दाश्त कर सकते हैं, मेरे से और कोई अमीर आदमी होगा तो हो सकता है 5-6 हजार बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि जितना आपके पास पैसा होगा उतना आपके अंदर कैपेबिलिटी रहेगा ना कि आप डूबता हुआ पैसा बर्दाश्त कर पाओ, हाँ या ना, कि कोई ना भी दे तो चलेगा। एक नॉर्मल दुकानदार जो कचौड़ी बेच रहा है वो दिन भर का 100, 50, 200, 400 रुपए नुकसान सह सकता है। क्या वो दिन भर का 2,000 का नुकसान सह सकता है? एक बड़ा सा मॉल दिन भर का 2,000 का नुकसान सह सकता है, लेकिन क्या वो दिन भर का 2 लाख का नुकसान सह सकता है?
तो सबका अपना अपना कैपेसिटी है ना। ये कैपेसिटी कैसे बना, वो भी तो कहना कि कैपिटल के बल पे बना है ना। बात समझा तो कोई दिक्कत। अगर मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया रहेगा तो हम आपको 500 रुपए के लिए नहीं टोकेंगे, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपए तो आपको 500 रुपए के लिए 500 बार टोकेंगे। तो मेरा जितना बैकअप पे कैपिटल रहेगा उस हिसाब से ये खर्चा भी डिपेंड करता है। बात समझा तो कोई दिक्कत है। तो ये सारा रीजन है कि हमको कैपिटल का जरूरत पड़ता है। क्लियर है बात। अब सबसे पहले ये इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर को हम लोग कहते हैं रियल ओनर ऑफ कंपनी। इनको क्या कहते हैं, रियल ओनर ऑफ कंपनी। रीजन क्या होता है, कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना हो इनके अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। हाँ या ना? इनसे पूछ के लिया जाएगा। मतलब तो कैसे शेयर कैपिटल, मतलब आदमी होता है क्या भैया, नहीं। शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल होल्डर होता है। क्या होता है, शेयर कैपिटल होल्डर। ये कंसेप्ट क्या है, शेयर कैपिटल होल्डर। मान लो हमको 1 लाख रुपए का जरूरत है, क्या है, और 1 लाख रुपया मान के चलो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और 1 लाख रुपए को हम कलेक्ट करने के लिए क्या किए हैं, मार्केट में जाके बोले हैं कि हम अपने कंपनी का 1,000 शेयर बेचेंगे। कितना शेयर बेचेंगे, 1,000 शेयर बेचेंगे, या फिर मान के चलो 10,000 शेयर बेचेंगे 10 रुपया करके, तो हो जाएगा ना 1 लाख रुपया कलेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या, 10,000 शेयर को एक ही आदमी खरीदेगा, हो सकता है अलग अलग आदमी खरीदे। हम मान के चलते 4 आदमी खरीद रहा है। कितना आदमी खरीद रहा है, ये खरीदा है 5,000 शेयर। कितना खरीदा है, ये खरीदा है 1,000 शेयर, ये खरीदा है 3,000 शेयर, और ये भी खरीदा है 1,000 शेयर। तो दिक्कत यहाँ तक, ये चारों ऐसे ऐसे करके शेयर खरीद के रखे। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि कंपनी का 50% शेयर तो इसी के पास है, इसके पास 10% है, इसके पास 30% है, और इसके पास भी। अगर इन सबको हम कंबाइन कर दें तो कंपनी का कितना परसेंट शेयर हो जाएगा, सॉरी 50, 100 हो जाएगा ना। हाँ या ना, इधर के पास 100% शेयर मिला करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो जो भी कंपनी में डिसीजन लिया जाएगा वो इन चारों के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। करेक्ट। अच्छा, इन चारों में से भी सबसे ज्यादा बात किसका सुना जाएगा, तुम खुद ही बताओ। जिसके पास 50% है। कोई दिक्कत। तो जो भी डिसीजन लिया जाता है वो इनके ही अकॉर्डिंग लिया जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, कंपनी लास्ट में क्या कमाता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाता है ना। प्रॉफिट का सबसे लास्ट हिस्सा, सबसे लास्ट पार्ट इन लोग के नसीब में होता है, जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। कोई दिक्कत आता है, एकदम प्रॉफिट का आखिरी हिस्सा मिलता है डिविडेंड। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो डिविडेंड होता है ये फिक्स्ड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कि आपको इतना ही मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। और सारे खर्चों को माइनस करने के बाद इनको पैसा मिलता है, सारा खर्चा माइनस करने के बाद। तो एक बार जरा मैथमेटिकली समझेंगे कि डिविडेंड निकलता कैसे है। बात समझा तो। अभी जिस कंपनी का हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, जिसके पास 4 शेयर होल्डर है, मान लो कि वो कंपनी सेल कर रहा है 2 लाख रुपए का। कितना का सेल किया, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हो गया मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, रेंट खर्चा, ये सब मिला करके लोग माइनस किया। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ये सब खर्चा मिला के माइनस किया 50,000। कितना माइनस किया, 50। अब उन लोगों के पास बचा 1.5 लाख। कितना बचा, 1.5 लाख। इसको हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन।
इसमें से मेरा माइनस हुआ फिक्स कॉस्ट, क्या माइनस हुआ, ऐसा खर्चा समझ लो, वो खर्च, ठीक है, जो काम हो या ना हो, बिजनेस चले या ना चले, आपको खर्चा तो देना ही पड़ेगा, बस ना, तो फिक्स कॉस्ट। और ये ऑपरेटिंग वाला फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, ये मान के चलो 50,000 कितना खर्च हुआ है, तो मेरे पास आ जाएगा EBIT, क्या आ जाएगा, EBIT, इसको हम लोग आए एक बार, EBIT का मतलब क्या होता है पहले समझो, उसके बाद आगे बताएंगे। EBIT का फुल फॉर्म होता है, अर्निंग तो आप किए हो, क्या किए हो, अर्निंग तो आप किए हो, बट अभी तक उस अर्निंग में से आप इंटरेस्ट और क्या नहीं दिए हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपका कमाई हो गया है, बट आप अगर कोई लोन वगैरह लिए हो ना, तो आप उसका इंटरेस्ट अभी तक पे, गवर्नमेंट को टैक्स अभी तक दिए नहीं हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं EBIT। जैसे ही हम लोग का EBIT आ जाता है, उसमें से हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट, क्या माइनस करते हैं, मान के चलो कि हम 1 लाख रुपए लोन लिए थे, कितना लिए थे, और उस पर 10% उनको ब्याज देना था, तो 10,000 रुपए होता है ना, कितना बचा हमारे पास, EBT, इसको क्या बोलेंगे, EBT का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। देखो अब इंटरेस्ट और गायब हो गई, क्योंकि इंटरेस्ट तो लोग पे कर चुके हैं ना, अब हमारे पास क्या बचा है, EBT। EBT में से अगर हम लोग टैक्स माइनस कर लो, मान लो सरकार बोला कि हम लोग 30% टैक्स लेंगे, कितना परसेंट टैक्स लेंगे, तो कितना होगा, 27,000, माइनस करके बताओ कितना आता है, ठीक है, 63,000, ये बचा। EAT का मतलब क्या होता है, ईट का मतलब क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। अच्छा, EAT को ही हम लोग और एक वर्ड बोलते हैं, PAT, क्या कहते हैं, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर आता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कुछ पैसा देना पड़ता है। तो मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर भी है, क्या है, और उसको भी 10% डिविडेंड देना है, क्या देना है, डिविडेंड, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है उसका एक हिस्सा उसको भी देना है। तो वो बोल के रखा कि देखिए आपको कितना कमाई होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, हम भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन मेरे को भैया 1 लाख रुपए का 10% चाहिए, कितना चाहिए, ठीक है, तो भैया टैक्स देने के बाद उसको 10,000 रुपए दे दिए, अब मेरे पास कितना बचा, इसको कहते हैं इटेस, क्या कहते हैं, इटेस या तो पटेस, क्या कहते हैं, इटेस या तो पटेस। इटेस का मतलब क्या हुआ, फुल फॉर्म, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि अब ये जो पूरा पैसा बचा, ये पूरा पैसा कौन अपने घर लेके जा सकता है, वो, क्योंकि अब इन लोगों के माथा पे किसी को भी पैसा देने का टेंशन, टैक्स दे दिया, प्रेफरेंस शेयर को दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, सब कुछ, इक्विटी अवेलेबल फॉर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इसको पटेज भी बोलते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर, यार ये कंपनी 10,000 शेयर बेचा था, तो पर शेयर पे कमाई कितना हो उसको कहते हैं EPS, क्या कहते हैं, EPS, 53,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कितना जाएगा, इसको क्या कहते हैं, EPS, कि एक शेयर पे आप कितने रुपए कमाए हैं, 53, कोई दिक्कत यहाँ तक,
अर्निंग पर शेयर। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप ये जो कमाए हैं ये पैसा आप लेके घर जाओगे, क्या करोगे? कंपनी यहाँ पे डिसीजन लेगा, क्या लेगा? बोलेगा कि हम सारा जो 53,000 रुपये बचा है उसको घर ले जाने नहीं देंगे, उसमें से कुछ पैसा हम अपने पास रिजर्व में रखेंगे। कहां पे रखेंगे? रिजर्व में। एंड सरप्लस, और इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं हम लोग, रिटेन्ड अर्निंग। क्या कहते हैं? रिटेन्ड का मतलब होता है रख लेना। क्या कहते हैं? रख लेना, रिटेन्ड अर्निंग। तो वो बोला, डिसीजन लिया जो कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% होगा। कितना होगा? यानी कि उन लोग को डिविडेंड मिलेगा हर एक शेयर होल्डर को 5.3 का 50%। कितना मिलेगा? यानी कि तुम्हारा कितना आ जाएगा? ₹2.26 पर शेयर पे मिलेगा। याद है, 4 आदमी था। पहला आदमी के पास कितना शेयर था? 5,000 शेयर था ना। पहला आदमी के पास कितना शेयर था? 5,000 पे उसको 2.6 करके मिलेगा। दूसरा आदमी के पास कितना था? एक के पास 3,000 था, उसको 2.6 करके मिलेगा। तीसरा आदमी के पास 1,000 शेयर था, और चौथा आदमी के पास भी 1,000 था। बताओ कितना आ रहा है पहले? दूसरा का ये इन लोग को कमाई हुआ है। क्या हुआ है? सोचो, सारा खर्चा सब कुछ होने पर बाद मिला ना इसको। इसी वजह से कहा जाता है कि इस विचारों के अंदर इतना पेशेंस, इतना दूर, इतना देर तक रुकने का। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रॉफिट के एकदम लास्ट पार्ट इन लोग को मिलता है, जिसको डिविडेंड हिंदी में क्या कहते हैं? लाभ अंश। लाभ का एक अंश मिल रहा है, पूरा लाभ भी नहीं मिल रहा। कोई दिक्कत? अच्छा, कितना डिविडेंड लेके जाना है ये भी कोई और नहीं, यही लोग डिसाइड करता है कि नहीं नहीं, प्रॉफिट ज्यादा बिजनेस में छोड़ दो, ठीक है, या क्या करना है, यही लोग डिसाइड करता है। यहां तक बात समझ में इक्विटी शेयर के बारे में। इक्विटी शेयर एक और अच्छा बात खुद के बारे में कहता है कि जब कभी भी कंपनी वाइंडिंग अप के कगार पे आएगा, कहां पे आएगा? वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? जब कभी भी कंपनी बंद होने के कगार पे आएगा, ठीक है, हमको सबसे लास्ट में मेरा पैसा रिटर्न करना है। यार, ये लोग सब पे मिलकर 4 इंसान मिलकर 1 लाख रुपए लगाया है, तो इन लोग को भी तो अपना पैसा वापस चाहिए ना। ये बोलता है कि सबसे लास्ट में हम लोग को पेमेंट करना, सारा लाइबिलिटी को सबको पेमेंट कर दो, अगर बच जाता है तो देना, नहीं बचेगा तो भी कोई दिक्कत का बात नहीं हो। ऐसा ऐसा हरकत कौन कर सकता है? वही कर सकता है ना जिसका जिसका वो दुकान हो, जो मालिक हो उस कंपनी का। इसी वजह से इन लोगों को क्या कहा जाता है? रियल ओनर। क्या कहा जाता है? रियल ओनर। प्रॉफिट भी सबसे कम ले रहा है, एकदम लास्ट में ले रहा है, ले रहा है ना। जिस दिन कंपनी वाइंडिंग अप यानी कि मतलब वो तब बंद होने वाला है, उसमें भी वो सबसे लास्ट पेमेंट ले रहा है। बोला पैसे, सबका पैसा चुका दो, लोन चुका दो, प्रेफरेंस शेयर वाले को दे दो, डिवेंचर को दे दो। अभी तुम लोग ऐसा समझो कि प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर 2 इंसान है बस। कौन है उसके बारे में चर्चा हो जाएगा जिस दिन भी होना लगे, बट अभी इतना सोचो। तो सबको पेमेंट दे दो, एकदम लास्ट में हमको देना। क्या करना? एकदम लास्ट में दे दो। ये लोग ये कह रहा है। तो ऐसा कौन बोल सकता है? रियल ओनर होता है ना। नेक्स्ट क्या चीज है? इक्विटी का मतलब भी होता है इक्वल। क्या होता है? इक्विटी का मतलब ही क्या होता है? इक्वल। इक्वल इस वजह से, 2 पॉइंट थे कि यहाँ पे जो जो इंसान इक्विटी देगा, ठीक है, वो सब इंसान, सारा शेयर होल्डर बराबर है।
सारा शेयर होल्डर बराबर है, डिपेंडिंग अपॉन कितना शेयर है आपके पास। अब जरा हम लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे कम शेयर इन दोनों के पास था ना, मात्र 10-10% था। ठीक है, जब डिसीजन लेने का वक्त आएगा तो हो सकता है इनका बात उतना ध्यान ना किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये लोग अपना कोई बात वहां पे रख नहीं सकता, ये लोग अपना कोई बात बोल नहीं सकते। बात सुना है तो कोई दिक्कत आता है। सबको वोट करने का बराबर का राइट है कोई भी मैटर में। तो इक्विटी का मतलब इक्वल, इक्वल का एक मतलब क्या हो गया कि सारा शेयर होल्डर बराबर है। दूसरा दूसरा मतलब ये हुआ इक्वल का कि कोई भी लाइबिलिटी, क्या लाइबिलिटी जो कंपनी का होगा वो हम लोग संभालेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर लोग। यानी कंपनी का जो भी कर्ज हो रहा है, कंपनी के ऊपर जो भी जिम्मेदारी हो रहा है हम लोग देखेंगे, और किसी से मांगने की जरूरत ना, डायरेक्टर से मांगना, ना मैनेजर से मांगना, ना एम्प्लॉय, किसी से नहीं। जो भी हो रहा है वो सब हम लोग देखेंगे, सब हमारे निगरानी में हो रहा है। यानी कंपनी का कर्ज मेरा कर्ज, कंपनी का एसेट हमारा एसेट। लेकिन बात वही कि डिपेंड अपॉन द एसेट। अगर कंपनी के पास 50 लाख का कोई एसेट्स है तो जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होगा उसको 50 लाख में से सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये होता है इक्विटी का मतलब। कोई दिक्कत। तो हम लोग का पैसा लाने का सबसे पहला तरीका क्या है, ये देख लो कि हमारे पास कितना पैसा का रिक्वायरमेंट है और उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, नंबर ऑफ शेयर्स में। जैसे हम यहाँ पे बांटे थे, जैसे हम यहाँ पे बांटे थे 10,000 शेयर, 10 रुपए करके। कोई दिक्कत। ये पहला सोर्स है, क्या है, पैसा लाने का एक पहला। कोई दिक्कत यहाँ तक। प्रेफरेंस शेयर क्या है, ओनर ऑफ द कंपनी। क्या है, ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर ऑफ द कंपनी का मतलब क्या, वो तो रियल ओनर थे, ये सिर्फ ओनर है। जैसे हम लोग का रिलेटिव होता है ना, कि जब हम लोग के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अपना बन के रहता है, और जैसे ही कुछ हम लोग के घर में बिगड़ता है चप्पल उठा के पहले भागता है। पता है रिश्तेदार लोगों का यही होता है प्रेफरेंस है। कहने के लिए अपना है, लेकिन जब मुसीबत आएगा तो सबसे पहले ये अपना लोटा लेके भागेगा। समझ रहे हो? अब इसका अर्थ क्या होता है, इक्विटी इक्विटी से क्या कहा था कि हमको सबसे लास्ट में देना। क्या कहा था, ये बोलता है ना कि हमको भी सबसे लास्ट में देना, लेकिन इक्विटी के पहले हमको दे देना। क्या कहना, इक्विटी को देने के पहले, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देने के पहले हमको पैसा दे देना। तो तुम तो यहाँ पे अपना मन का बात बता रहे हो, करेक्ट। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पे अस बिफोर, हाँ, पे अस बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर वालों को देने के पहले वो हमको दे दो। क्लियर है बात। दूसरा, पे अस आफ्टर डिवेंचर। हम पहले ही बोले थे कि प्रेफरेंस और डिवेंचर को दो इंसान समझ के चलना। जब इक्विटी पढ़ रहे थे तो प्रेफरेंस और डिवेंचर का बार बार नाम आ रहा था, तो इक्विटी तो समझ चुके हैं। अब जब प्रेफरेंस पढ़ रहे तो डिवेंचर का नाम आएगा, थोड़ा देर में वो भी क्लियर हो जाएगा कि डिवेंचर क्या है। तो कह रहा है कि हम ओनर ऑफ द कंपनी, मेरे को इक्विटी शेयर के पहले पैसा देना, हाँ डिवेंचर के बाद देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जब कभी भी कंपनी बंद होने के कगार पे आएगा, पहले आप डिवेंचर को दे दो, फिर मेरे को दो, उसके बाद इक्विटी को दे दो। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे किस पेमेंट का बात हो रहा है बाबू, यहाँ पेमेंट का बात हो रहा है प्रॉफिट में से हिस्सा का, जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। बस ना तो, और उस पैसा का जो अगर कभी कंपनी बंद हुआ, क्या हुआ, कंपनी बंद हुआ
तो आपको पैसा देना पड़ता है, जो भी आप 1 लाख 2 लाख मार्केट से पैसा उठाए प्रेफरेंस शेयर के नाम पे, तो ये लोग कैसे पैसा देगा? डिवेंचर के बाद, लेकिन इक्विटी के पहले। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज ये लोग कहता है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग ओनर ही है, कि कंपनी को कितना कमाई हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरे को एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इनकम चाहिए, 10%, 12%, 13%, 14%, कुछ भी। वो जिस वक्त प्रेफरेंस शेयर हम लोग खरीदेंगे, हम लोग बेचेंगे, उसी वक्त तय हो जाएगा कि कितना परसेंट आपको मिलेगा, और साल के अंत होते होते आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है कि ये लोग भी डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं, ये लोग भी डिसीजन लेते हैं, बट नॉट इन एवरी मैटर। सारे मैटर में नहीं ये भौंकते हैं, सारे मैटर में ये नहीं बोल सकते, कुछ गिना चुना मैटर है उसमें बोल सकते। बात समझा? तो वो 2 मैटर क्या है वो भी सुनो। 3 इंपॉर्टेंट चीज जब ये लोग बोल सकते हैं। एक, जब इनको इनका डिविडेंड यानी प्रॉफिट का हिस्सा पेमेंट ना हुआ हो, या टाइम पे पेमेंट ना हो रहा हो, तब एक बार बोलेंगे। दूसरा, जब इनका कैपिटल वैल्यू रिड्यूस हो रहा हो, क्या हो, होता है ना, शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है ना, तो जब ये देख रहा है कि हम जिस कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीद के रखे हैं, उसका शेयर का प्राइस धीरे धीरे घट रहा है, कुछ हो रहा है, बस तब ये लोग डिस्कशन करेंगे कि भैया क्यों कम हो रहा है, कहा कम हो रहा है, कंपनी क्या कर रहा है कि हम लोग का वैल्यू घट रहा है, बस। और कंपनी अपना अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से हट के काम करना स्टार्ट कर दे, तब कंपनी को देता है गारमेंट्स का, कपड़ा बनाने का, और अब काम कर रहे हैं हम लोग रड बनाने का, आयरन और रड ये सब बना रहे हैं, स्टील का सामान बना रहे हैं। तो इन 3 बातों पे अधिकतर लोग बोलते हैं, सारे मैटर पे नहीं बोलते। बस समझा? तो और यहाँ पे जो हम बात किए थे, ये इन्हीं लोग के बारे में बात किए थे कि इन लोग को क्या मिलता है, एक फिक्स परसेंटेज मिलता है। क्या था वो फिक्स परसेंटेज में हम लोग के अमाउंट का एग्जाम्पल, कि मान लो 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, तो उसका 10% आया था, 10%। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या हम लोग का, इसको कहते हैं हम लोग क्रेडिटर ऑफ कंपनी। क्या कहते हैं? क्रेडिटर किसको कहते हैं? जिससे हम लोग सामान या पैसा उधार में लेते हैं। क्रेडिटर किससे कहते हैं? जिससे सामान या पैसा उधार, इससे हम लोग पैसा उधार में लेते हैं। अब बात ऐसा रहता है कि हमको चाहिए 1 लाख रुपए, कितना चाहिए? तो हम लोग 1 लाख रुपए क्या करते हैं, एक आदमी से जाकर नहीं मांगते हैं, सेम उसी तरह कर देते हैं कि अगर हमको 1 लाख रुपए चाहिए, तो हम 10,000 डिवेंचर बेच रहे हैं, एक डिवेंचर का दाम 10 रुपए है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। ऐसे अपने मन से कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है तीनों के केस में, 1,000 डिवेंचर बेच रहे हैं 100 रुपए के हिसाब से, तो भी 1 लाख आएगा। बात समझे? तो फिर दिक्कत आता है। यहाँ पे आप कुछ भी कैलकुलेशन रखो, ठीक है, टोटल उसका कितना होना चाहिए, 1। बात समझे? तो ऐसा भी कर सकते हैं, 5,000 इंटू 20, तो भी कितना आ जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग का जो है वो नंबर ऑफ डिवेंचर है, और एंड जो है उसका प्राइस है। कोई दिक्कत? ये बोलता है कि हमको किसी भी मैटर में कुछ नहीं बोलना है, मतलब ये डिसीजन में इन्वॉल्व, हम बस अपना पैसा दिए, मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। करेक्ट? मतलब उस पैसा पे जो ब्याज बन रहा है वो हमको चाहिए। तो ये बीच में कुछ नहीं बोलते, इस वजह से इसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। इसको डिविडेंड नहीं मिलता, इसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। वो भी इंटरेस्ट क्या होता है, एक फिक्स्ड परसेंट होता है। क्या होता है? और बोलता है कि जब कभी भी कंपनी बंद होगा, क्या होगा, जब कभी भी कंपनी बंद होगा, वाइंडिंग अप होगा,
फर्स्ट पेमेंट मेरे को करना। किसको करना? सबसे पहले पेमेंट हमको करना, और इसके बाद किसको होगा? प्रेफरेंस शेयर को। प्रेफरेंस शेयर के बाद किसको होगा? वो टोटल पैसा वापस करना हो, या फिर इन लोगों का जो रेकरिंग इनकम, जो उससे इनकम बन रहा था वो। अब तुम जब यहाँ पे चार्ट में ध्यान दोगी, सबसे लास्ट में किसको मिल रहा था? इक्विटी को। उसके पहले डिविडेंड को। ठीक है। और सबसे पहले किसको मिल रहा था पैसा? इंटरेस्ट का मिल रहा था ना। जैसे ही मेरे पास सारा खर्चा माइनस करने का ईवीआईटी बचा, तो सबसे पहले हम किसको दिए? इंटरेस्ट दिए। उसके बाद ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया। लास्ट में जो बचा कुचा वो कौन लेके गया? बस में तो कोई दिक्कत नहीं। ये होता है डिवेंचर का हरकत। ठीक है, कि कंपनी बंद हो या कंपनी को मेरा पैसा देने का बात हो, हम सबसे पहले पैसा लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर देता हूँ? अच्छा, जरा ये समझो, आज के डेट में तो ऐसा नहीं है। आज के डेट में लड़की लोग अच्छा अच्छा काम कर रही है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग का यहाँ पे नेचर है और जो हैबिट है, ये घर की बेटी नहीं लग रही है डिवेंचर। क्यों बताते हैं? एसेट्स में कोई हिस्सा मिलता नहीं है आमतौर पे। उनको बस शादी करके भेज दिया जाता है। खैर, अब तो उन लोग को मिल भी रहा है और वो लोग अच्छा अच्छा काम भी करें, पहले ही बोले। बट एग्जाम्पल बस फिट करने के लिए, ठीक है, कि उन लोगों को जब कभी भी घर पे सबसे पहले मुसीबत आएगा, बेटी का शादी करके हटाओ। सबसे पहले उन लोग को यही लाइबिलिटी दिखता है, यही बोझ लगने लगता है सबसे पहले घर में। हाँ या ना? ये इसका हरकत तुमको घर का छोटा बेटा वाला नहीं लग रहा है? हम है घर का बेटा, लेकिन मेरे को मेरे काम के लिए सामान चाहिए। मेरे को मेरे लिए कोई ये चाहिए, मेरे को ये खाना में करना, छोटा छोटा भाई जिसको कुछ नहीं समझना। और ये तुमको नहीं लग रहा है घर का बड़ा बेटा जिसके ऊपर सारा जिम्मेदारी है, एकदम लास्ट में अपने लिए पैसा भी निकाल रहा है, एकदम लास्ट तक रुका रह रहा है भैया। हाँ या ना? अच्छा, अब एक बात बताओ, रेट से जब प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले बेनिफिट इसको मिल रहा है। हाँ, फिर बेनिफिट इसको मिल रहा है, फिर बेनिफिट इसको मिलेगा। अगर कुछ बचा तो कल के डेट में जब पॉजिटिव सिचुएशन भी आएगा, ठीक है, जब प्रॉब्लम हट भी जाएगा, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? इसको ही मिलना चाहिए ना। इसको सेकंड, इसको। यानी कि जब प्रॉब्लम था तो सबसे ज्यादा लड़ा कौन? घर का बड़ा बेटा। तो जब घर में बहुत सारा पैसा आ जाएगा उसके लड़ने, लड़के मेहनत कर रहा है, तो सबसे ज्यादा एंजॉय कौन करेगा? वही करेगा ना। सेम वही कंपनी में, अगर कंपनी लॉस में जा रहा है, तो क्या ये डिवेंचर सुनने वाला है? नहीं, इसको तो भी अपना पैसा चाहिए। प्रेफरेंस सुनने वाला नहीं। हाँ, प्रेफरेंस सुनेगा डिवेंचर के बाद, बात में तो इक्विटी वो कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो बेचारा कुछ बोल, उसको तो चुपचाप बैठा होना रहना पड़ेगा कि अगर कुछ बच जाए तो दे देना, नहीं बचेगा तो पानी पी के सो जाए। हाँ या ना? करेक्ट है बात। और जिस दिन बहुत सारी चीजें आ गया घर में, तो सबसे पहले इसको खाना दिया जाएगा कि हर दिन ये बेचारा एडजस्ट करता है। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसको होगा, क्योंकि तुम लोग का तो फिक्स है। जब घर में 5 रोटी आता था, तुम लोग पहले ही बोलते तुमको दो दो रोटी चाहिए। 5 रोटी है, 4 रोटी है, 3 रोटी है। कई बार तो ऐसा हुआ 3 रोटी भी आता था, तो हम कहीं से एक रोटी उधार ला करके तुम लोग को देते थे, और हम भूखे पानी पी के सोते थे। तो आज जब घर में 10 रोटियां हैं, तो थोड़ी हम तुम लोग को ज्यादा ज्यादा देंगे। दो और दो ही मिलेगा, बाकी का 6 रोटी हम खाएंगे, क्योंकि आई एम द रियल ओनर। बस ये डिफरेंस होता है। और ये 3 सोर्स है पैसा जुटाने का। क्या है? 3 सोर्स है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। कोई दिक्कत है यहां तक? तो क्या क्या पढ़े हम लोग? इक्विटी के बारे में पढ़े, प्रेफरेंस के बारे में पढ़े, और डिवेंचर के बारे में पढ़े। लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज हम लोग पढ़ लिए, वो है रिजर्व एंड सरप्लस या फिर रिटेन अर्निंग। जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है, प्रॉफिट रहता है ना,
तो वो लोग खुद ही अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बिजनेस में छोड़ देता है, जनरल रिजर्व के नाम पे या रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे। दिक्कत यहाँ तक। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या है? लोन का मतलब कर्ज होता है, ये सबको पता है, ठीक है। जब आप कर्ज किसी बैंक से लेते हैं, क्या लेते हैं? बैंक, या किसी एनबीएफसी से, ठीक है, या किसी इन्वेस्टर से, ऐसा समझ के चलिए, जो आपके तीन से लेते हैं। तो भैया बैंक तो हम सबको पता है। इन्वेस्टर क्या होता है? ठीक है, या मनी लेंडर बोल सकते हो, ठीक है, जो मनी। एनबीएफसी क्या होता है? ये दो वर्ड हम लोग पहली बार सुने हैं। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एग्जाम्पल इसका बताते हैं, सबको पता होगा। बजाज फाइनेंस, नाम सुना है सबको? बजाज फाइनेंस। जब हम लोग दुकान में फ्रिज टीवी वगैरह कुछ खरीदने जाते हैं तो बजाज फाइनेंस का कार्ड बनता है, और जिस कार्ड के मदद से कुछ पैसा हम लोग डाउन पेमेंट करके बाकी महीना महीना ईएमआई पे समझ लेके आते हैं। क्या वो बैंक है बजाज फाइनेंस? या फिर ऐसा कोई है जिसका बजाज फाइनेंस में अकाउंट है? नहीं। लेकिन हाँ, बजाज फाइनेंस हम लोग को लोन देने के लिए जरूर है। ऐसा अभी बैंक बन गया, बंधन बैंक, सबके नाम सुना है ना? कुछ दिन पहले ये बैंक नहीं था, ये बस लोन देता था। क्या करता था? तो क्या हो गया वो? एनबीएफसी। क्या हो गया? एनबीएफसी। और ऐसा बहुत सारा, मुथूट फाइनेंस का नाम सुने हो ना? टीवी में एड वुड भी आता है, मुथूट गोल्ड लोन भी देता है। तो बैंक थोड़ी है, बट लोन तो दे रहा है ना। बस सुना तो। अच्छा, ये जो लॉन्ग टर्म लोन किससे लेते हैं ये तो समझ आ गया। और ये जो वर्ड है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लंबे समय के लिए। क्या होता है? और लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, मोर देन 2 ईयर, 2 साल से ऊपर, ठीक है, 2 साल 3 साल से ऊपर, इसको कहते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म लोन। क्लियर? ये तो लंबे समय के लिए है और धीरे धीरे चुकाए। नेक्स्ट, ये जो लॉन्ग टर्म लोन मिलता है ये दो तरह से मिलता है। एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। क्या होता है? इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। और सिक्योर में इंटरेस्ट रेट लो रहता है। सिक्योर का मतलब हो गया कुछ चीज गिरवी रखे, घर गिरवी रखे, सोना चांदी गिरवी रखे, कोई एसेट गिरवी रखे, ठीक है, तब लोन लेना। अनसिक्योर का मतलब हो गया कुछ गिरवी नहीं रख रहे हैं बट हमको लोन मिल जाता है। बात समझा तो? जिसको आमतौर पे हम लोग बिजनेस लोन या पर्सनल लोन भी कहते हैं। और तुम लोग की बुक में सिक्योर लोन को मॉर्गेज, कुछ लोग मॉर्गेज, कुछ लोग मॉर्टगेज कहते हैं। तीन अलग अलग वर्ड एक ही है, इन तीन अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। जनरल मीनिंग है उसका मॉर्गेज लोन क्या है? कि कुछ गिरवी रख करके सामान लेना। बस में तो टर्म का मतलब क्या था? समय को दर्शा रहा था, टाइम को। बस में तो ये होता है लॉन्ग टर्म लोन के बारे में। अच्छा, इसमें भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। वो भी फिक्स्ड परसेंटेज पे और फिक्स्ड टाइम पे। कैसे हम लोग का, जैसे 2 ही तारीख 3 तारीख को ही ईएमआई कट जाता है, बैंक से पैसा डिडक्ट हो जाता है ना। या 5 तारीख को ईएमआई देना तो 5 तारीख को ही देना है, तो इन लोग का फिक्स रहता है, कोई दिक्कत? अच्छा, शॉर्ट टर्म क्या होता है? जब लॉन्ग टर्म का मतलब समझ में आ गया तो शॉर्ट टर्म लोन का ही मतलब तो समझ में आ ही जाएगा, कि जो छोटे समय के लिए हो, 1 2 साल के लिए होता है शॉर्ट टर्म लोन। और ये भी किससे लेते हैं? बैंक से लेते हैं हम लोग, खास करके अधिकतर किससे लेते हैं? बैंक से। कोई दिक्कत? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लोन में दो चीज आता है, जिसमें से एक वर्ड तुम लोग सुन के रखे होगे शायद, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड सुने हो ना? कि बैंक में जितना पैसा है, मान लो 1,000 है और हम निकाल लिए 1,500,
तो ऐसा थोड़ी है कि हम जाएंगे एटीएम में, एटीएम लगाएंगे, 1500 डालेंगे और 1500 रुपया निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दो तरीका से यूज होता है। या तो आपको बैंक का, जहां पे भी आपका बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, वहां का मैनेजर से जाके आपको बात करना पड़ता है कि हमको एफडी फैसिलिटी, सॉरी एफडी बोल रहे हैं, ओडी फैसिलिटी अवेल करना है। क्या करना है? तो वो आपके बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग 1 लाख 2 लाख रुपए का दे देगा कि अगर कभी भी आपको इमरजेंसी पड़े तो आप ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर आपको नीड है, तब नीड कैसे पड़ेगा बताते हैं। मेरा एक फैक्ट्री है, हर 10 तारीख को या 7 तारीख को मेरे पास जितना भी वर्कर लोग काम करता है सबका सैलरी ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में चला जाता है। और वो पैसा जाता है 10 लाख रुपए। कितना जाता है? जितना भी इंप्लॉय जो भी काम कर रहा है सबका मिला के सैलरी 10 लाख रुपए हर महीने का 10 तारीख को चल जाता है। और ये हम बैंक को बोल के रखें कि 10 तारीख होगा मेरे अकाउंट से इतना इतना पैसा भेज देना। बैंक आज 9 तारीख है, बैंक देख रहा है कि कल इनके अकाउंट से सबको पैसा जाना है और बैंक में कितना पैसा का कमी है, 3 लाख रुपए का कम पड़ रहा है। 7 लाख रुपए ये 3 लाख कम है, तो बैंक अपने तरफ से दे देता है। क्या करता है? तो मेरा बैंक अकाउंट कहाँ चल जाएगा? -3 लाख। कहाँ चल जाएगा? माइनस में 3 लाख रुपए चल जाएगा। बात समझ तो? जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक पेमेंट करना था और मेरे को डेट याद नहीं था, 15 तारीख को पेमेंट, वो मेरा ईसीएस बाउंस हो गया। यानी कि पैसा आया लेकिन वो कटा नहीं। और उसके ऊपर जब पैसा, ईसीएस चार्जेस लगता है, क्या लगता है? अगर बाउंस हो जाता है तो ईसीएस बाउंसिंग चार्ज 600 रुपए। कितना लगता है? तो मेरे को 5,000 रुपए ईएमआई देना था। मेरे अकाउंट में पैसा था नहीं, हम भूल भी गए थे। तो 15 तारीख को कटने वाला था, सुबह सुबह 8 बजे पैसा कटता है। हिट किया, बैंक में तो पैसा है ही नहीं। अब मेरा अकाउंट क्या हो गया? उसको 600 रुपए पेमेंट करना है। मेरे अकाउंट में 400 रुपए था। कितना था? तो अब जो ईसीएस चार्जेस, जो लोन बाउंस हुआ, उसका पैसा कटेगा ना। 400 रुपया काट लिया, प्लस और कितना कम पड़ रहा है? 200 रुपया। मेरा अकाउंट -200 में कर दिया, क्योंकि ईसीएस चार्जेस बैंक अपने तरफ से पे। बात समझ में? कोई दिक्कत? इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सबको नहीं मिलता है। ये उसको मिलता है जिसका करंट अकाउंट हो। क्या हो? तुम लोग सब कोई एटीएम में जब पैसा निकालने गए होगे तो वहां पे पूछता है कि सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है। दो ऑप्शन देता है। करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेसमैन लोग का खुलता है या सिर्फ बिजनेसेस का खुलता है। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसपे ना तुमको इंटरेस्ट मिलता है ना तुमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। हाँ। और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना आप कर सकते हो। ठीक है। हमारे क्या होता है, सेविंग बैंक में लिमिट रहता है कि एटीएम से आज इतना ही पैसा निकलेगा, एटीएम का लिमिट खत्म हो गया है, इतना नहीं हो सकता। उसमें 2-2 2.5 2.5 लाख का ट्रांजेक्शन करो, कोई रोक टोक नहीं होता है। अब उसको नया नाम भी दिया जा रहा है, मर्चेंट अकाउंट में हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्चेंट अकाउंट कहते हैं। इतना तक बात समझ में आया? ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट। एक फैसिलिटी होता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है, वो होता है कैश क्रेडिट। क्या होता है? कैश क्रेडिट का ऐसा समझो कि हम जेठालाल हैं। कौन है? तारक मेहता तो देखता है ना, जेठालाल देखती है ना। मेरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्या है? इसमें मेरे पास अभी आईफोन का कौन सा चल रहा है, हम तो गरीब आदमी को नहीं पता है। 16 चल रहा है हाँ, ठीक है। मेरे पास आईफोन 15 है, 1000 पीस। कितना पीस पड़ा हुआ है? 1000 पीस। और एक आईफोन का दाम एवरेज ले लेते हैं 1 लाख रुपया होगा। करेक्ट तो? कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट? 5 लाख। कितना हो जाएगा अमाउंट? हो गया। एक। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन है? जेठा। तब तक आती हैं, आके कहती हैं, जेठा जी हमको आईफोन 16 चाहिए। क्या चाहिए? और हमको भी देना है और मेरा बहुत सारा फ्रेंड लोग को देना है। तो जेठालाल पूछता हाँ हाँ, मिल जाएगा, मना तो कर सकता नहीं है, वो भी बबीता जी को। ठीक है। बालकनी में आना बंद कर देंगे। तो पूछते पूछा कितना चाहिए, तो ये अचानक से कहती है हमको 100 पीस। सारा फ्रेंड लोग को आईफोन 16 लेना है, 100 पीस। ठीक है।
अब बताओ ये 100 पीस के लिए कितना पैसा का जरूरत है? 1.5 लाख रुपए दाम है। कितना दाम है iPhone 16 का? मानिए, क्योंकि iPhone 15 का दाम अगर 1 लाख है तो एग्जाम्पल मानता है iPhone 15 डेढ़। कितना रुपए हो गए? 1.5 करोड़ रुपए करीब करीब। 1.5 करोड़ हो गया ना? ये समझाता है कि iPhone 15 ले लीजिए, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली छुछला है, झूठ बोला जा रहा है, सब आईफोन सब सेम ही होता है, वो समझाना चाह रहा है। लेकिन ये मान ही नहीं रही। बस ना। अब इसके पास पैसा लाना है कहाँ से? इसके पास तो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। वो तो जब बिकेगा तब ना, पुराना आईफोन सब बिक जाएगा, पैसा आएगा तब। जेठालाल दौड़े दौड़े बैंक के पास जाता है। किसके पास जाता है? बैंक के पास। अब बैंक के पास जाके बोलता है कि मेरे को कैश क्रेडिट चाहिए। इसका मतलब अब ध्यान रखना, बैंक इसके दुकान आता है और वेरीफाई करता है कि हाँ जेठालाल सच बोल रहा है, उसके पास 1,000 पीस iPhone 15 है और सब अच्छे कंडीशन में। और ये भी वेरीफाई करता है कि इस आईफोन का वैल्यू 1 लाख रुपए करके तो है अभी मार्केट में, यानी इसके पास 10 करोड़ रुपए। तो ये इसके स्टॉक वेरिफिकेशन करने के बाद स्टॉक के अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में? स्टॉक के अगेंस्ट में इसको 2.5 करोड़ रुपए लोन दे देता है। कितना दे देता है? और कहता है कि जेठा जी, जैसे जैसे आपका फोन बिकेगा आप वैसे वैसे मेरा कैश क्रेडिट का क्या करोगे, पेमेंट करते जाओ। बात समझा? तो उसको क्या किया, 2.5 करोड़ रुपए दे दिए। अब ये वो 2.5 करोड़ रुपए उठा करके उसमें से इसको 1.5 करोड़ का जरूरत था, ये iPhone 15 मंगा लो। बात समझा? तो ये भी एक टेक्निक है कुछ गिरवी रख करके ही लाने का। बात समझा? लेकिन हम लोग को ये पता है कि एसेट्स दो तरह का होता है, फिक्स एसेट्स, एक करंट एसेट। मेरा घर क्या है, फिक्स एसेट्स, ठीक है। लेकिन किसी के पास उधारी पैसा पड़ा हुआ है, वो करेंट एसेट्स होता है। क्या होता है? स्टॉक क्या होता है, करेंट एसेट्स। आज है कल बिक भी सकता है। घर ऐसा नहीं है कि आज है कल बिक जाएगा, आज तुम्हें पढ़ना ही सब है, कल आगे फर्क आगे, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो ये रहेगा, एक लंबा प्रोसेस घर बेचना इतना था। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, करेंट एसेट गिरवी रख रहे हो। क्या गिरवी रख रहे हो? करेंट एसेट। कोई दिक्कत? और करेंट एसेट गिरवी रख करके पैसा का इंतजाम करो। और करेंट एसेट्स में भी सब करेंट एसेट गिरवी पे नहीं जाता है। एक तो जाता है स्टॉक, जिसके लिए हम लोग कैश क्रेडिट कहते हैं, और एक होता है हम लोग जाते हैं डेटर बेचने। क्या बेचने? डेटर। डेटर बेचने का छोटा सा कंसेप्ट है। डेटर बेचने का छोटा सा कंसेप्ट है कि मान हमको बाजार से 20 लाख रुपए लेना है। कितना लेना है? 20 लाख। 20 लाख रुपए हमको लेना है। ये 20 लाख रुपया अब हम कब कलेक्ट करेंगे, कब मेरे पास आएगा? हम क्या किए, हम चले गए फैक्टर के पास। किसके पास गए? फैक्टर उस एजेंसी को कहते हैं जो आपको डेटर रियलाइज करने में मदद करता है, डेटर का पैसा दिलवाने में मदद करता है। फैक्टर के पास जाके बोले कि देख फैक्टर, मेरे पास 20 लाख रुपया मार्केट से कलेक्ट करना है। पूरा बिल सब कुछ उसको दिखा दिए, सारा बिल उसको दे दी। बोले देख मेरे को बहुत इमरजेंसी है, तो मात्र मेरे को अभी 18 लाख रुपए दे दे। कितना दे दे? हम 2 लाख का लॉस बर्दाश्त किए, हमको इमीडिएट 18 लाख मिल गया। और फैक्टर पूरा वो 20 लाख का बिल अपने पास रख लिया, तो धीरे धीरे वहां से रिकवर करता रहे। तो ये भी एक सोर्स होता है पैसा जुटाने का। बात समझा? तो बिजनेस में पैसा लाने का कितना सारा सोर्स है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन, शॉर्ट टर्म रिजर्व एंड। और इसके अलावा और भी बहुत सारा ऑप्शन है। वो ऑप्शन है जो दिमाग से आदमी कर सकते हैं। एग्जाम्पल कि हम पैसा आता है तो क्या करते हैं, खर्चा पे करते हैं। तो जिसको हमको खर्चा देना है उसी को हम बोलते हैं भाई थोड़ा सा रुक जाओ, उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हम किसी से कर्ज ले करके हम देने वाले थे। जैसे अभी जेठालाल क्या कर रहा था, पुराने स्टॉक गिरवी रख के नया स्टॉक लेना था। इससे अच्छा कंपनी से बात कर ले, कंपनी को बोल दे कि भाई तुम मेरे को फोन अभी भेज दो, हम तुमको 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट। तो ये सब अलग अलग तरीका। या फिर मान लो उसको रेंट का पैसा देना था, क्या करना था? तो बाड़ी वाले को ये कह देता कि हम 2 महीना का एक संग देंगे। तो ये भी सब तरीका है पैसा जुटाने का। पता है? तो लेकिन जो मेन एस्पेक्ट है पैसा कैपिटल बिजनेस में लाने का, वो इतना ही, इक्विटी, प्रेफरेंस, कैपिटल, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म, बस है, और शॉर्ट टर्म। कोई दिक्कत नहीं आता।